देश के अंदर एफआईज नहीं आ रहे हैं जी। आज पूरे शेयर मार्केट के अंदर से आम निवेशक गायब हो गया है। बिल्कुल। लोग तैयार नहीं हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए और हम चाह रहे हैं कि विदेश से एफआईज पैसा लेकर आएं और उन एफआईज के पैसे के बल पर हम अपना जो ट्रेड डेफिसिट है उसको पूरा कर लें। बिल्कुल। इस तरह का माहौल अगर भारत के आम नागरिकों के अंदर है तो आप सोचिए कि नॉर्वे या फिनलैंड या यूरोप के अंदर बैठे हुआ जो निवेशक है बिल्कुल वो कैसे भारत में पैसा जो ट्रेड डेफिसिट है उसको पूरा कर लें। बिल्कुल। इस तरह का माहौल अगर भारत के आम नागरिकों के अंदर है तो आप सोचिए कि नॉर्वे या फिनलैंड या यूरोप के अंदर बैठे हुआ जो निवेशक है बिल्कुल वो कैसे भारत में पैसा लगाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पूरा सिस्टम है वो अपने आप में कहीं भी चेक्स एंड बैलेंसेस काम करता हुआ नहीं दिखाई देता। हमारे सहयोगी अनीता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनीता, ये बताइए कि सहारा ग्रुप की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई ताजा वक्तव्य जारी किया गया है या वही बात कही जा रही है कि हम बैंक गारंटी देने को तैयार हैं? देखिए अजय, जब कोर्ट ने जब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया उसके बाद सहारा की तरफ से एक प्रपोजल भेजा गया, प्रपोजल भाई सहारा करके, लेकिन जो बातें इनमें है वो वही बातें हैं कि सेबी ने कहा है कि जो हमने जो कागजात जमा किए हैं उनके पास जो जमीन के और जो अपने जायदाद के वो उसके जो कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ा के किए गए हैं, तो वो 1 करोड़ के करीब ज्यादा बता रहे हैं। फिर भी सेबी के पास हमारा 5,619 करोड़ रुपया जो है वो पड़ा हुआ है, सेबी उसको डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने बोला कि हम बैंक गारंटी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि बैंक गारंटी का यहाँ पे कोई महत्व नहीं। आप वो फार्मूला बताएं, वो कॉन्क्रीट प्लान बताएं जिसके तहत आप निवेशकों के पैसा लौटाएंगे, कैसे इन्वेस्टर्स को आप लौटाएंगे और कहां से उनको लोकेट करेंगे। तो कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर जो इन्वेस्टर लोकेट नहीं हो पाते हैं उनका फिर भी वो पैसा आएगा सेबी के पास और वो पैसा वो जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर सुब्रत रॉय की बात करें तो वहां इनके लिए कोई राहत भरी बात नहीं है। चाहे वो अब देखना ये होगा कि 11 मार्च को जब वो आते हैं तो किस कॉन्क्रीट प्लान के साथ आते हैं और किस तरह से कोर्ट को कन्विंस कर पाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद अनीता इस जानकारी के लिए। और आइए हम आपको ये दिखाएं कि सहारा ग्रुप की तरफ से तमाम अखबारों में अपनी दलील पेश की जा रही है, अपनी बात को कहने का एक नया तरीका भी निकाला गया है। तो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि सहारा ग्रुप किस तरीके से अखबारों में अपनी बात को सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका वक्तव्य हम अभी आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि आप इसे समझ सकें कि इस पूरे मामले पर क्या कहा जा रहा है। सहारा ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा है कि 27 फरवरी 2014 को सहारा इंडिया ने 29,960 करोड़ की देनदारी को चुका दिया है और निवेशकों के 2,000 करोड़ रुपए जो अभी तक बाकी हैं उसे भी चुकाने की पूरी तरीके से तैयारी करता हुआ सहारा ग्रुप दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि सेबी के पास 5,120 करोड़ रुपए सहारा ग्रुप ने जमा कर दिए हैं और वो तमाम निवेशक हैं जो अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं वो सेबी के पास जाकर ये पैसा ले सकते हैं। सेबी ने 1 करोड़ रुपया निवेशकों को अभी तक नहीं लौटाया है इस 5,000 करोड़ से भी ज्यादा जो पूरा कॉर्पस जमा किया गया उसमें। तो जाहिर सी बात है निवेशक अगर आ नहीं रहे हैं तो उन्हें तक पैसा वापस लौटाने की जिम्मेदारी सहारा ग्रुप की नहीं बनती है। तो कुल मिलाकर सहारा ग्रुप यह कहना चाहती है कि सहारा ग्रुप ने निवेशकों का पैसा न दबाया है और न ही उसे दबाना चाहती है, लेकिन लोग अगर अपना पैसा नहीं लेना चाहते तो जबरन यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अब ये पूरा मामला अगर उमेश जी देखा जाए, ये पैसा देना चाहते हैं, जिसको पैसा देना चाहते हैं वो लेना नहीं चाहते या उनका पता नहीं चल पा रहा है, तो ये इससे बेहतर स्थिति और क्या हो सकती है? भाई वो कौन लोग हैं? सवाल इस बात का है कि अगर मेरा पैसा आपका पैसा कहीं है, म्यूचुअल फंड में है, बैंक में है, किसी एजेंसी के पास है जो आर्थिक कारोबार करती है, तो हम तो दौड़ पड़ेंगे कि भाई हमारा पैसा चाहिए हमें। बल्कि मैच्योर होने से पहले हम लोग तो कई कोशिश करते हैं कि भाई पता कर लिया जाए कितना है और आगे कितना मिलना है। जो आमतौर पर लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, वर्किंग आदमी है, हर आदमी करता है, इवन रिक्शा पुलर भी यही करता है कि भाई आजकल लोग समझदार हो गए, अगर लोग नहीं जा रहे हैं पैसा लेने तो ये तो एक रहस्य का लोक है भाई साहब। और मुझे लगता है आशीष साहब इसको ज्यादा बेहतर ढंग से बताएंगे कि ये कौन सा रहस्य लोक है कि पैसे जमा है लेकिन लोग नहीं लेने जा रहे हैं। इस अर्थव्यवस्था का ये जो पूरा खेल है, ये निवेशकों का ये क्या है जो इसको मुझे लगता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है और घटनाक्रम है जिसकी जांच पड़ताल ठीक से होनी चाहिए। बिल्कुल। गीता जी, अगर मैं यही सवाल आपके सामने रखूं, क्या यह संभव है कि कोई निवेशक अपना पैसा देकर भूल जाए और पैसा लेना ही ना पसंद करे? और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसे में देखिए ये ऐसे नहीं होता। जैसे जो इन्वेस्टर होता है उससे कोई उसको प्रिंसिपल अमाउंट ऑफर करे और कहे कि आप नो ऑब्जेक्शन दे दो कि जो हमने इससे जमीन खरीदी है उस पे आपका कोई हक नहीं है या हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, ये नॉर्मली
कंडीशनल रिटर्न जब होगी तो कोई भी आदमी आगे नहीं आएगा जी। पर 30 मिलियन अगर इन्वेस्टर्स हैं और अगर वो अमाउंट 17,000 करोड़ प्लस इंटरेस्ट कोर्ट ने 15% कहा है, अगर किसी का मन साफ हो तो उनको वो अमाउंट वो कोर्ट में भी जमा कर सकते हैं। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कोर्ट के आगे जमा करें, उनकी नीयत तो साफ हो जाएगी। पर अगर महीने पर महीने आप टाइम लेते रहें तो कोर्ट तो इसको बहुत सस्पिशियस सर्कमस्टेंस देखेगी कि अगर आपके बोनाफाइड्स थे तो आप कोर्ट के आगे आ सकते थे, आप कोर्ट के आगे पैसे जमा कर सकते थे, आप कह सकते थे मेरे पास कोई इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे। आप इस तरह कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं उनका उल्लंघन नहीं कर सकते और फिर लास्ट मिनट पे आओ और कहो कि हमें कुछ और टाइम दिया जाए, हम अपनी प्रॉपर्टीज बेच के भी देंगे जी। पर इन लोगों के इन्वेस्टर्स को क्या प्रॉमिस किए थे और क्या ये वो करना कंप्लाई करना चाह रहे हैं, ये तो सबसे पहले और बहुत जरूरी बात है। क्योंकि इस देश में ये बहुत एक हो गया है कि कोई भी इन्वेस्टर कोई भी प्रॉपर्टी जो डेवलप कर रहा है वो पैसे बटोर लेता है और उसके बाद इन्वेस्टर्स बेचारे वेट कर रहे होते हैं कि हमने जिस अपनी पूंजी लगाई उसका क्या हुआ। लेकिन मैं एक लेमैन के हिसाब से, जो आर्थिक मामलों के हिसाब से मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा कि बंगाल में जब मामला आया शारदा चिट फंड का, आप सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में गांव-गांव कस्बे लोग इकट्ठा हो गए और बोले कि हमारा पैसा चाहिए, हमारा पैसा। आखिर सहारा के मामले में उत्तर प्रदेश में, बिहार में या कहीं भी मैंने भीड़ में या समूह में लोगों को चीखते चिल्लाते नहीं देखा कि भाई मेरा पैसा चाहिए, मेरा पैसा चाहिए। ये क्या चीज है, ये इसके पीछे कहानी क्या है? आशीष जी, इस पर आप ही रोशनी डाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे जेब में 1 लाख रुपया है और आप कहें कि आपकी जेब मोटी दिख रही है, मैं कह दूं कि ये निवेशकों का पैसा है, ये तो कोई तुक नहीं हुआ। मुझे ये बताना पड़ेगा कि 10,000 फलाने के हैं, 5,000 फलाने के हैं, और ये अगर सूची वह कंपनी नहीं प्रस्तुत कर पा रही है तो वो पैसा काला है। एक बात। दूसरी बात है कि जिस समय ये कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जारी किए गए थे उस समय एक डॉक्यूमेंट इन्होंने जारी किया होगा कि इस पैसे का हम करेंगे क्या। बिल्कुल। रिलायंस इंफ्रा थी, रिलायंस हाउसिंग था, स्वाभाविक है कि उसमें प्रॉमिस किया गया होगा कि हम इसमें मकान बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हम स्कूल बनाएंगे। आखिर उस पैसे का केवल जमीन खरीद कर डालने का मतलब यह हुआ कि आम निवेशक के पैसे का खुलेआम बर्बादी, दुरुपयोग किया गया। उसको निवेश करके जो कॉलोनीज और जो मकान बनाने थे वो नहीं बनाए गए हैं। ये कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट को एक अलग से कमेटी बनानी देनी चाहिए जो ये जांच करे कि ये पैसा आया तो आया कहां से और ये किस चैनल से आया, ये देशी है, विदेशी है, स्वदेशी है और किन लोगों का पैसा है। और अगर कोई कंपनी ये कह देती है कि हमारे पास में जो इन्वेस्टर है उसकी कोई सूची नहीं है तो स्वाभाविक है वो क्या कह रही है, इसको समझने के लिए मुझे कोई बहुत बड़ा परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं। यहां हमें स्वामी रामदेव की ज्यादा जरूरत पड़ती दिखाई देगी। लेकिन गीता जी, अगर कानूनी नजरिए से देखें तो सुब्रत राय सहारा के लिए आने वाले दिनों में क्या क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? क्या उनको जेल में लंबे अवसर तक रहना पड़ सकता है? क्या ये मामला बन सकता है कि उनकी संपत्ति कोर्ट की जब्ती का भी आदेश सामने आ जाए? क्या हो सकता है कानून में? हाँ, ये सभी हो सकता है और ऑब्वियसली इन्होंने सेबी के नॉर्म्स को वायलेट किया है। इस तरह से ये पैसे कलेक्ट नहीं कर सकते थे, इस तरह से ये डिवेंचर्स इशू नहीं कर सकते थे, इन्होंने कोई भी परमिशन नहीं ली, इसीलिए सेबी ने भी कंटेम्प्ट डाली है। कोर्ट, मुझे लगता है सबसे पहले कोर्ट का व्यू ये होगा कि इन्वेस्टर्स के पैसे को सिक्योर किया जाए। अगर इन्वेस्टर्स के पैसे सिक्योर हो जाएं, बाकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, सिविल प्रोसीडिंग्स तो चलती रहेंगी, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, तब हो सकता है कि कोर्ट रहम करके, तभी कोर्ट ने 11 मार्च की डेट दी है कि वो चाहती है कि वो, उन्होंने अश्योरेंस दी है कि हम कोई प्रपोजल लाएंगे। कोर्ट को, उन्होंने जो कोर्ट को प्रपोजल दिया है वो कोर्ट को मंजूर नहीं हुई और कोर्ट ने कहा है कि एक ठोस प्रपोजल दें। तो मुझे लगता है कि अगर वो ठोस और एक बुनियादी प्रपोजल दें तो कोर्ट बिल्कुल इसको मानेगी, क्योंकि कोर्ट को सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लगती है कि इन्वेस्टर्स को चीट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आशीष जी, अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। हमारे देश में आर्थिक मामलों के स्कैम, अगर इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर सकूं,
तो धड़ल्ले से होते हैं, लोग आसानी से पैसे कमाते हैं, निकल लेते हैं। हर्षद मेहता स्कैम से शुरुआत हुई और उसके बाद तो न जाने कितने आर्थिक स्कैम होते रहे हमारे देश में, कोई उस पर तवज्जो देता दिखाई नहीं देता। चिटफंड कंपनियों की बात अगर हम करें, इस पर सरकार ने नकेल लगाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन जो तमाम पॉन्जी स्कीम्स हैं, इस पर कोई नकेल नहीं लगती हमारे देश में। क्या हमारे देश में वाकई में या तो हम करना नहीं चाहते, सरकारें करना नहीं चाहती, या दरअसल इतने लचर कानून हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते? कानून है, लेकिन एक कानून की एक पंक्ति और उसके बीच की जो जगह है वो इतनी ज्यादा है कि उसमें से किसी भी आर्थिक क्रिमिनल को उसमें से निकलने का बड़ा आसान रास्ता है। और इस घटना पे एक विशेष मैं रेखांकित करना चाहूंगा इस बात को कि ये मामला सेबी भी तब जागी है जब सहारा हाउसिंग और सहारा इंफ्रा ने पब्लिक इशू लाने की एप्लीकेशन डाली और वो एप्लीकेशन सेबी ने खारिज कर दी। तब इन्होंने सेबी के अगेंस्ट में कोर्ट में गए और सेबी की शिकायत की। तब सेबी को ध्यान आया कि जो पिछला इन्वेस्टिंग हुई है इस पैसे में, कन्वर्टेबल डिबेंचर के मामले में, वहां पर गैरकानूनी काम हुआ है। यानी इतना बड़ा कैपिटल बैंकिंग सेक्टर के अंदर आया, वो चिटफंड ने इकट्ठा किया, सेबी सोती रही, सेबी और रिजर्व बैंक ने कोई कार्यवाही नहीं करी। जितने बैलेंस शीट इस कंपनी के गए वो इनकम टैक्स ने क्लियर कर दिए। तो अब इन सब चीजों को देखने से तो यही लगता है कि इस देश के अंदर छोटी मछली फंस जाती है, बड़ी मछली जाल में से बड़ी आसानी से निकल जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये हो रहा है जी। और इसमें मरता कोई और नहीं है, सिर्फ निवेशक है, क्योंकि आम आदमी का पैसा कहीं ना कहीं इसी तरीके से बड़े बड़े तथाकथित तौर पर मगरमच्छ दबा ले जाते हैं। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते कुछ और खबरों के साथ। मैं हमेशा फिट रहता हूँ, और मैं भी, क्योंकि भूतों का मुकाबला करने के लिए हमें चाहिए